जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं सेल साइकिल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, यह कोई कोशिका है तथा यह मियोसिस के दौरान अपने ही समान दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। फिर जब ये परिपक्व होते हैं तो इनमें भी मियोसिस होगा। मियोसिस के दौरान ये भी दो सेल का निर्माण करेंगे। तो यह जो प्रक्रम है इसे हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल, और इसमें होने वाले डिवीजन को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं उनमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चलता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो जो हमारा सेल साइकिल है, जो हमारा सेल साइकिल है यह दो प्रकार का होता है। जो सेल साइकिल है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरफेज, एक होता है इंटरफेज इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज और होता है एम फेज। तो सेल साइकिल दो प्रकार में चलता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। जो इंटरफेज होता है यह पूरे सेल का 95% भाग लेता है। यह पूरे सेल साइकिल का मतलब मान लीजिए सेल साइकिल 100% हो रहा है तो यह इसका 95% भाग लेगा। और जो यम फेज है यह पूरे सेल साइकिल का 5% भाग लेता है। पूरे सेल साइकिल का 5% भाग लेता है। तो अब जो इंटरफेज होता है यह तीन प्रकार का होता है। एक होता है G1, यस, G2, और जो यम फेज होता है यह दो प्रकार का होता है। अब यम फेज में मान लीजिए माइटोटिक फेज जिसे बोलते हैं। अब इसमें पहले इसमें केंद्रक विभाजन होगा तब जाकर के सेल का विभाजन होगा। क्योंकि जो सेल का विभाजन होता है, एक बात आप लोग जान लीजिए, जो सेल का विभाजन होता है सबसे पहले केंद्रक होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। केंद्रक के विभाजन के दौरान सेल का विभाजन होता है। तो यहां पर पहले क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और यहां पर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। क्योंकि दोस्तों जो केंद्रक होता है उसे बायोलॉजी विज्ञान की भाषा में कैरियो बोलते हैं, और जो सेल होता है उसे साइंस की भाषा में साइटो बोलते हैं। तो यह हो गया। अब जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें चार चरण आते हैं। इसमें चार चरण आते हैं। एक आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये इसमें चार चरण आते हैं। हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे। और जो साइटोकाइनेसिस होता है, जो सेल डिवीजन होता है केंद्रक के बाद, यह दो होता है। एक होता है प्लांट में और एक होता है एनिमल में। तो बस हमें इतने ही प्रक्रम के बारे में जानना है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? इंटरफेज के, जीवन फेज के बारे में। तो आइए इसे साफ करते हैं। यह चार्ट है, हम लोगों को इतना पढ़ना है। तो दोस्तों जो इंटरफेज होता है और जो वहां पर एम फेज होता है, इंटरफेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कभी किसी के घर में, कभी भी किसी के घर में बंटवारा होता है तो ऐसे नहीं होता है कि चलो हमें बंटवारा करना है। कोई कारण होगा, कोई आंतरिक कारण होगा। आंतरिक कारण में जैसे सेल का हो गया केंद्रक, सेल का केंद्रक पहले डिवीजन होगा। तो जो यहां पर कारण होगा, झगड़े का कारण या बंटवारे का कारण, वह पहले आंतरिक से शुरू होता है। इसके पश्चात धीरे 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 जब बंटवारे का समय आता है तो उसमें तैयारियां की जाती हैं। मतलब जैसे इतना सामान है, इतना इनको दिया जाए, इतना इनको दिया जाए। ठीक इसी प्रकार से जब सेल में डिवीजन होता है तो वहां पर भी इंटरफेज चलता है। मतलब तैयारी चलती है कि पहले सेल का जो इसमें पाए जाने वाले जितने भी लेयर होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, राइबोसोम, एंडोस्पर्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, इन सभी को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। और यह जो इंटरफेज होता है पूरे फेज का 95% भाग होता है। तो आइए हम लोग इसमें जानते हैं। जो यह होता है 95% टाइम लेता है सेल साइकिल का, 95% टाइम लेता है।
दूसरा क्या हो गया, जो इंटरफेज है इसमें मोस्ट मेटाबोलिकली रिएक्शन चलता है, मेटाबोलिकली रिएक्शन, मतलब क्योंकि यह इंटरफेज है। अब इंटरफेज कहां होगा, सेल के आंतरिक भाग में होगा, तो सेल के आंतरिक भाग में होगा तो जो उसमें डिवीजन होगा सेल के अंदर होगा, वह हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब जैसे यह सेल है, मान लीजिए जैसे सेल है, अब सेल के केंद्र में विभाजन हो रहा है ना, उसके आंतरिक भाग में विभाजन हो रहा है, उसके एनाटॉमिकल भाग में विभाजित हो रहा है। अगर फिजिकली हो, फिजिकली मतलब ऐसा कि बाहरी रूप से, तो हम लोग देख सकते हैं। अब एनाटॉमिकल हो रहा है, उसके आंतरिक भाग में हो रहा है, तो उसे हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि इसका पहले केंद्र डिवाइड होगा, केंद्र के बाद जब बाहर से कोशिका डिवीजन होगा तब हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए यह जो इंटरफेज होता है इसे क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं, इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्योंकि जो इसमें रिएक्शन होता है वह आंतरिक भाग में होता है। तो इंटरफेज के बारे में बस यही हमें इतना ही पढ़ना है। अब आइए हम लोग इसके पहले चरण जो इसमें आता है जीवन फेज, आइए जीवन फेज के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, जीवन फेज। तो जो इंटरफेज का फर्स्ट फेज है जीवन फेज, इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल होता है वह सबसे ज्यादा डेवलप होता है, सबसे ज्यादा इसमें डेवलपमेंट होता है जीवन फेज में। तो आइए लिखते हैं, इसमें सब सेल सबसे ज्यादा डेवलप होता है, सेल सबसे ज्यादा डेवलप होता है। जो जीवन फेज होता है इसमें सेल सबसे ज्यादा डेवलप होता है, और यह जो जीवन फेज होता है यह लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। जीवन फेज, यस फेज, G2 फेज की अवस्था में यह जो जीवन फेज होता है सबसे ज्यादा इसमें मान लीजिए किसका, सेल का निर्माण होता है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, और इसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है, सबसे लंबा फेज माना जाता है। इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज। और इसमें जो होता है, इसमें जो सभी बॉडी लेयर पाए जाते हैं, जैसे क्या हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एंडोस्पर्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम। तो यहां पर जो होते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये सभी जो होते हैं ना, ये सब डबल हो जाते हैं। अभी आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे आगे, तो यह क्या होता है, ये सब डबल हो जाते हैं, लेकिन इस फेज में डीएनए डबल नहीं होता है। ये सब मान लीजिए क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मतलब या एक रहेंगे, ये सभी डबल हो जाएंगे जीवन फेज में जब सेल जो है ग्रोथ करेगा। इसके पश्चात चौथा इसमें क्या होता है कि इसमें हो जाएगा बट डीएनए नॉट डबल, मतलब जो डीएनए होता है वह डबल नहीं होगा, तो डीएनए नॉट डबल। तो इतना होता है जीवन फेज इतना होता है, डीएनए इसमें डबल नहीं होता है, बाकी सब कुछ डबल हो जाता है। तो जीवन फेज के बारे में पढ़ लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं यस फेज के बारे में। तो यह इसका पहला है, तो यह पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, यस फेज, तो जो यह यस फेज होता है इसमें क्या होता है, सब कुछ इसमें भी डबल होता है, इसमें सब कुछ डबल हुआ रहता है, सब कुछ डबल हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है। यही सब प्रोग्राम इतना जो इतना होगा, इतना पूरा इसमें मिला रहेगा, क्योंकि अब इसके बाद यह चरण आता है, जीवन के बाद यस आता है, तो जो इसमें जो भी डेवलपमेंट रहेगा वह इसमें मिलेगा।
अब इसमें सब कुछ डबल है, तो अब इसमें क्या है, डीएनए डबल नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए डबल हो जाएगा, लेकिन डीएनए के अंदर जो पाया जाने वाला क्रोमोसोम है, जीन है, वह डबल नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए डबल बट क्रोमोसोम नॉट डबल। जो होता है डीएनए डबल हो जाता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज बोलते हैं। इसीलिए इसलिए इट्स कॉल्ड सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज। और यह जो यस फेज होता है, यह कहां होता है, यह सेल के साइटोप्लाज्म के सेंट्रियोल में। सेल के साइटोप्लाज्म के सेंट्रियोल में। तो यह होता है यस फेज, या इसमें क्या होता है, डीएनए डबल नहीं बट क्रोमोसोम डबल, और इतने सारे इसमें प्रक्रम होते हैं। तो यह हो गया जीवन फेज। इसका फिलहाल कोई चित्र नहीं है, ऐसे ही आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा गया है, तो इसको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद इसमें तीसरा आता है, वह होता है G2 फेज। जो G2 फेज होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है डीएनए भी डबल हो जाता है और क्रोमोसोम भी डबल हो जाता है। जो होता है G2 फेज, इसमें क्या होता है, नहीं इसमें डबल हो गया, और क्या होता है, इसमें सेल ग्रोथ के साथ साथ, सेल ग्रोथ के साथ साथ, क्योंकि सेल ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि सेल को डिवाइड होना है, तो इसमें सेल ग्रोथ के साथ साथ मियोसिस के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है। मियोसिस के लिए, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यह हो गया G1 फेज, यह हो गया G2 फेज, और यह हो गया यस फेज, यह हो गया G2 फेज। और इसमें एक और, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक और फेज आता है जो इसमें नहीं होता है, प्रायः इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो वह होता है G0 फेज। G0 फेज। जो G0 फेज होता है, आइए इसको यहाँ नीचे पढ़ते हैं। तो इसमें होता है G0 फेज। जो यह G0 फेज होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूसेंट फेज। इसे बोलते हैं क्यूसेंट फेज। मतलब यह ऐसा अवस्था होता है, खुद अगर इसके अंदर कोशिकाएं चली जाए तो वे डिवीजन होना बंद कर देती हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। मतलब जो उनमें उपापचय करने की क्रिया होती है, जो ऐसे मान लीजिए कोई यहां पर कोशिका गया और उसका काम है हार्मोन्स को रिलीज करना और सेल डिवीजन करना, तो यहां पर जाने के पश्चात सेल डिवीजन बंद हो जाएगा, लेकिन जो हार्मोन्स का स्राव करना होता है वह एक्टिव रहेगा। तो यही होता है G0 फेज। तो आइए इसमें लिखते हैं, अगर इसमें सेल चली जाए तो वह डिवाइड होना बंद कर देगी। डिवाइड होना बंद कर देगी, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, यह होता है G0 फेज। तो अब आइए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्ट है, यह चार्ट हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब कौन सा पार्ट कितना भाग लेता है। तो सबसे ज्यादा 95% भाग क्या कौन सा लेता है, इंटरफेज लेता है। तो यहां पर इंटरफेज में 3 चरण आते हैं।
यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हो जाएगा G1, यहाँ पर यस और यहाँ पर G2। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर 5% वाले भाग में, यहां पर अब आता है 5% वाले भाग में एम फेज। एम फेज में जो होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में कितने चरण होते हैं, 4 चरण। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और यहां पर क्या आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में मान लीजिए जैसे क्या हो जाएगा, सेल एंड एनिमल। तो यहां पर देखिए इतना जो यहां से लेकर के यहां तक का भाग है, यह किसका है, यह है इंटरफेज का, इंटरफेज। और यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है, यह है कैरियोकाइनेसिस का, कैरियोकाइनेसिस का, और यह है इंटरफेज का। तो देखिए यहां पर इस चार्ट से हमें एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, इतना परसेंट भाग इंटरफेज लिया है, बाकी इतने में ये भाग हुए हैं। क्योंकि अब यहां पर इसमें सबसे ज्यादा सेल का ग्रोथ होना है, हार्मोन्स का निर्माण करना है, और इसमें विभाजन के लिए प्रोटीन का भी निर्माण करना होता है। तो प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम ही होता है ना। तो यहां पर यह प्रक्रम चलेगा। तो अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, इंटरफेज हो गया, अब आइए हम लोग एम फेज में चलते हैं, एम फेज के कैरियोकाइनेसिस। तो अब आइए हम लोग चलते हैं एम फेज के कैरियोकाइनेसिस में, क्योंकि जो एम फेज का पहला चरण है वह क्या है, कैरियोकाइनेसिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में। यह किसका भाग है, एम फेज का, एम फेज का फर्स्ट भाग, कैरियोकाइनेसिस का पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज। तो अभी हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, आइए उसके पढ़ने, इसको पढ़ने से पहले आइए हम लोग क्रोमोसोम की संरचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो क्रोमोसोम की संरचना होता है वह मिलकर बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। यह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन लिपट कर, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन लिपट कर न्यूक्लियोलस का निर्माण करते हैं। तो यहां पर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन लिपट कर न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। यह न्यूक्लियोसोम आगे चल करके यह भी लिपट करके सोलेनॉइड का निर्माण करता है। अब यह सोलेनॉइड आगे लिपट करके क्रोमैटिड का निर्माण करता है। अब यह जो क्रोमैटिड होता है यह नॉन हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ करके यह किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम से। नॉन हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर यह किसका निर्माण करेगा, क्रोमोसोम का निर्माण करेगा, क्रोमोसोम का निर्माण करेगा। तो यह होता है क्रोमोसोम का निर्माण, क्योंकि हमें इसमें से जीनाट फेज के बाद पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब क्रोमोसोम सब डिवाइड हो चुका है, अब इसमें यहाँ पर इसका डेवलपमेंट बाकी है। तो यहाँ पर ऐसे हो गया। अब आइए हम लोग क्रोमोसोम की संरचना के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है वह द्विडंबलाकार होता है। जैसे मान लीजिए ये हुआ एक, और यहाँ पर एक होता है, यह हो गया हमारे क्रोमोसोम की संरचना। तो क्रोमोसोम में जो यह भाग पाया जाता है इसे बोलते हैं क्रोमैटिड, इसे बोलते हैं क्रोमैटिड। और अगर ऐसे अकेला रहे तो इसे बोलेंगे क्रोमैटिन। यहां पर डबल है इसीलिए इसे बोलेंगे क्रोमैटिड। तो यह हो गया क्रोमैटिड। और अगर इन दोनों को लेंगे, ये दोनों, इसे बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, इसे बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। और यहां पर एक तस्तरीनुमा प्रोटीन से, यहां पर तस्तरीनुमा प्रोटीन से बना हुआ एक भाग होता है,
जिसे हम लोग काइटेनोफोर बोलते हैं। यह तस्तरी नुमा इसका शेप होता है तथा यह प्रोटीन का बना होता है, और यहीं से एक मतलब फ्लैजेला टाइप संरचना होता है हमारे क्रोमोसोम में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। तो यह जो प्रोटीन से बना हुआ प्लेट नुमा भाग होता है इसे बोलते हैं काइटेनोफोर, इसे बोलते हैं काइटेनोफोर। और यह जो भाग होता है इसे बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, इसे बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। और यहां पर यह हो गया क्रोमाइटिड, यह हो गया सिस्टर क्रोमाइटिड, और यहां पर इसका जो ये केंद्रक है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ऐसा ही संरचना होता है क्रोमोसोम का। तो आप लोग क्रोमोसोम की संरचना के बारे में जान गए, इसमें क्रोमैटिड, न्यूक्लियोलस, इसके बाद आता है काइटेनोफोर, स्पिंडल फाइबर एंड सिस्टर क्रोमैटिड। इस प्रकार से क्रोमोसोम का संरचना होता है। अब आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में। तो जो प्रोफेज होता है, इसमें प्रोफेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, इसके प्रारंभिक अवस्था में, यहां पर लिख दें प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में न्यूक्लियोलस किनारे पर जाने लगते हैं, किनारे पर जाने लगते हैं, किनारे पर जाने लगते हैं। क्योंकि जो हमारा G1 फेज था, यस फेज था, G2 फेज था, G2 फेज में सब कुछ डिवीजन हो गया था, उसमें भी सेल का केंद्रक का भी डिवीजन हो गया था, डीएनए का भी डिवीजन हो गया था, क्रोमोसोम का भी डिवीजन हो गया था। तो उसमें क्रोमोसोम का डिवीजन जो यस फेज था वह कहां पर चलता था, सेल के साइटोप्लाज्म के सेंट्रियोल में। तो वहां पर सेंट्रियोल का सब निर्माण हो चुका है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेज। अब प्रोफेज में जो होता है या न्यूक्लियोलस होता है, या न्यूक्लियोलस नहीं, यहाँ पे सेंट्रोल होगा। सेंट्रोल जो होता है यह किनारे पर जाने लगता है, तो सेंट्रोल है, अब यह किनारे पर चला जाएगा और इसके अंतिम अवस्था तक, अंतिम अवस्था तक, अंतिम अवस्था तक, अंतिम अवस्था तक जो सेंट्रियोल होता है वह किनारे पर चले जाते हैं, सेंट्रोल किनारे पर चले जाते हैं, किनारे पर चले जाते हैं, सेंट्रोल किनारे पर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, यह हो गया प्रोफेज, प्रारंभिक अवस्था में। अब आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। और यहां पर जो होता है ना, जो यहां पर ये सभी लेयर होते हैं, जैसे क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाद हो गया एंडोस्पर्मिक रेटिकुलम, एंडोस्पर्मिक रेटिकुलम, और क्या हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, और क्या हो गया, राइबोसोम हो गया। तो ये सब जो होते हैं, जो इतने सारे लेयर पाए जाते हैं ना, यह धीरे धीरे इसमें नष्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि जब ये बाहरी आवरण, जब उसके ये सभी बाह्य आवरण हैं, जब ये नष्ट होंगे तभी तो जो है केंद्र का विभाजन होगा। तो आइए भाई इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रोफेज के स्टार्टिंग का फिगर है, या और यह प्रोफेज के अंत का फिगर है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यह कोई सेल है और सेल का यहाँ पर क्या पाया जाता है, सेंटर पाया जाता है। तो सेंटर की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे सेंट्रियोल का। तो जैसे मान लीजिए यह सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर पूरा यह भाग द्रव से भरा हुआ है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब क्या होता है, इसके प्रारंभिक अवस्था में सेंट्रियोल जो होता है यह किनारे पर जाने लगता है, या यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। तो इसके अंतिम अवस्था तक यहाँ पर जो है सेंट्रियोल एक यहाँ पर चला आया, एक यहाँ पर चला आया। अब ये विपरीत ध्रुव में
चले आए। और यहाँ पर जो है इस प्रकार का जो लेयर था जिसमें क्या था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियोलस था, गाल्जी बॉडी था, एंडोस्पर्मिक रेटिकुलम था और क्या था, राइबोसोम था, ये सभी समाप्त होने लगते हैं तथा इसके अंतिम अवस्था तक ये सभी समाप्त हो जाते हैं। तो बस इसमें यही है प्रोफेज में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में। तो दोस्तों बस आज का क्लास यहीं तक। इसके अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।